भोजपुरी सिनेमा में किसने फैलाई अश्लीलता? सांसद रवि किशन और निरहुआ में छिड़ी जंग। भोजपुरी में अश्लीलता के लिए कौन जिम्मेदार? हम सबसे निहोरा करब कि जरूर करी जा। भोजपुरी भाषा में जितनी मिठास है, भोजपुरी सिनेमा ने उसे उतना ही बदनाम भी किया है। भोजपुरी गाने के नाम पर जिस तरह की अश्लीलता परोसी जा रही है, उसे देखकर लोग अब भोजपुरी भाषा से भी चिढ़ने लगे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि भोजपुरी सिनेमा में ये अश्लीलता आई कैसे, जिस पर भोजपुरी सिनेमा के साथ साथ बॉलीवुड में भी काम करने वाले दिग्गज कलाकार रवि किशन और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव ने गजब का तर्क दिया। जिस हिंदुस्तान में 25 करोड़ से भी ज्यादा लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं, उसी देश में भोजपुरी भाषा को भोजपुरी सिनेमा ने ही अश्लील गाने परोसकर बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर वो चाहे पवन सिंह हो, निरहुआ हो, मनोज तिवारी हो या फिर खेसारी लाल यादव। ऐसा लगता है कि अश्लीलता ही भोजपुरी गानों की सफलता का पैमाना बन गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बात जब भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता की आती है, तो रवि किशन और निरहुआ जैसे कलाकार बड़ी ही चालाकी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। तभी तो कुछ ही दिनों पहले जब बीजेपी सांसद और बॉलीवुड के साथ साथ भोजपुरी सिनेमा में भी काम करने वाले रवि किशन से जब आज तक पर भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, भले ही भोजपुरी सिनेमा ने सामाजिक मुद्दों को उठाया हो और गंभीर सिनेमा बनाया हो, लेकिन समय के साथ भोजपुरी सिनेमा अश्लीलता का पर्याय बन गया है। प्रमुख फिल्मों के कई गानों और सीन्स की महिलाओं को एक वस्तु की तरह पेश करने के लिए आलोचना की गई। दुर्भाग्य से मैं अपने जूनियर से थोड़ा दुखी महसूस करता हूं। उन्होंने भोजपुरी सिनेमा की प्रतिष्ठा खराब कर दी। भोजपुरी 25 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और मुझे इस पर बहुत गर्व है। भोजपुरी सिनेमा से अपनी पहचान बनाने वाले रवि किशन अब तक बॉलीवुड में भी कई बड़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन जब वो भोजपुरी सिनेमा में काम करते थे तो उनके भी कई ऐसे गाने हैं जिनमें खुलेआम अश्लीलता परोसी गई। लेकिन इसके बावजूद रवि किशन अपने जूनियर कलाकारों पर ही भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता फैलाने के आरोप लगाने लगे। तो वहीं भोजपुरी सिनेमा में रवि किशन के जूनियर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने तो अश्लीलता के बारे में अलग ही तर्क दिया। उन्होंने तो ये बात मानने से इनकार ही कर दिया कि भोजपुरी में अश्लीलता है और इंडिया टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में बॉलीवुड पर बरसते हुए कहा, जैसे एक पत्नी अपने पति से चोलिया का हुक लगाने में मदद मांगती है, तो गाना है लगाई देता चोलिया के हुक राजा जी, वो किसी और से थोड़े ना कहेगी हुक लगाने के लिए। वहीं हिंदी फिल्मों में चोली के पीछे क्या है जैसे गाने, अरे हम तो चोली में हुक की बात कर रहे हैं, आप चोली के नीचे क्या है वो बताइए ना। इतना ही नहीं, निरहुआ ने तो यहाँ तक तर्क दे दिया कि भोजपुरी सिनेमा को बदनाम किया जा रहा है और यहाँ तक कहा कि भोजपुरी फिल्मों को बदनाम करने की ये एक बड़ी साजिश है। हम अपनी फिल्में लगभग 1 करोड़ रुपए में बनाते हैं, जबकि उनकी फिल्में 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ रुपए तक के बजट में बनती हैं। जब वो हमारे सिनेमा हॉल में अपनी फिल्में दिखाने की कोशिश करते हैं तो मालिक कहते हैं निरहुआ की फिल्म दिखाई जा रही है, हम आपकी नहीं दिखाएंगे। फिर वो भोजपुरी फिल्मों को नीचा दिखाने के तरीके खोजते हैं। हर इंटरव्यू में, हर मंच पर भोजपुरी फिल्मों को अश्लील और अश्लील बताया जाता है। अरे भाई, देश को फैसला करने दीजिए। भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता को लेकर एक तरफ जहां बॉलीवुड में काम करने वाले रवि किशन ने अपने जूनियर कलाकारों पर ठीकरा फोड़ा, तो वहीं निरहुआ ने सीधे बॉलीवुड पर ही ठीकरा फोड़ दिया। जबकि भोजपुरी सिनेमा के एक और दिग्गज कलाकार पवन सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि मैंने 500 से ज्यादा भजन गाए हैं, लोग उन्हें क्यों नहीं देखते, लॉलीपॉप गाना ही क्यों देखते हैं। इतना ही नहीं, पवन सिंह जहां भी जाते हैं उनसे लॉलीपॉप गाने की डिमांड भी की जाती है। ऐसे में आपको क्या लगता है, भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता की असली वजह क्या है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही एनएमएफ न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में निरहुआ ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। लोगों से मैंने सुना ये बातें, आपसे भी पूछ लेता हूँ। सेट पर आप सुनवाई करते हैं अपने? करता हूँ। और हमने सुना कि लगभग यहाँ पर आप 20-22 फिल्में अभी तक बना चुके हैं आसपास। मैंने अभी तक 1.5 साल में 8 फिल्में बनाई है, पर बनी है यहाँ 22 फिल्म। अच्छा। जो भी जैसे कोई निर्माता आया, डायरेक्टर आया, मुझे लेके फिल्म बनाना चाहता है, तो मैं उसको कहता हूँ पहले 2-3 फिल्म बनाओ यहाँ पे, मैं देखता हूँ कैसे बना रहे हो, फिर मैं बनाऊंगा। तो ऐसे करके 22 फिल्में यहाँ बन गई आजमगढ़ में। अब वो डर तो नहीं, एक्सटॉर्शन मनी कुछ नहीं है यहाँ पे, तो किसी को डर ही नहीं लगता है अब। अब तो अगर किसी से कहा जाए कि भाई आजमगढ़ शूटिंग में चलना, चलो। और एक समय वो भी था कि यूपी में चलना है शूटिंग, ना नहीं जाएंगे भैया, बिहार नहीं जाएंगे, एक डर था, मना कर देते थे लोग। लेकिन आज हब बन गया उत्तर प्रदेश, महाराज जी के कानून व्यवस्था की देन है कि हब बन गया आजमगढ़।
हब बन गया पूरा उत्तर प्रदेश कि यहाँ पे जो भी शूटिंग करना चाहता है वो उत्तर प्रदेश आता है। बिल्कुल। अब कुछ चुनावी मुद्दों पर आ जाते हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान देते हैं कि अगर कांग्रेस आई तो वो पहला संसाधन पे हक की बात करते हैं, मनमोहन सिंह की याद दिलाते हुए कि अल्पसंख्यकों का पहला संसाधन पर पहला हक है। आपको क्या लगता है इस बयान के पीछे का जो अब राजनीति चल रही है? पीएम मोदी ने कहा कि मंगलसूत्र तक बिकवा देंगी कांग्रेस। डिम्पल यादव ने उस पर कटाक्ष किया कि मंगलसूत्र रखने की हैसियत ही आप नहीं रख रहे हैं लोगों के बीच। मुझे लगता है कि देखिए, जब मोदी जी बात करते हैं तो वो ये बात करते हैं कि ना हम जाति पूछेंगे ना हम धर्म पूछेंगे, ठीक, हम जो भी योजना होगी उसका लाभ एक एक नागरिक को देंगे। अगर हिंदू को मकान मिला होगा तो मुसलमान को भी मिला होगा, अगर राशन मिल रहा है हिंदू को तो मुसलमान को भी मिल रहा है, किसान सम्मान निधि हिंदू को मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है, शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, जो भी सुविधाएं सरकार लेके आती है वो जाति धर्म नहीं पूछती है, बराबर बराबर बांटती है। पर ऐसे में कांग्रेस वाले जब कहते हैं कि इस पे पहला किसी एक ही का हक होना चाहिए, तब प्रधानमंत्री जी को ये बात बोलनी पड़ती है कि ऐसी बात मत करो, ये गलत बात है। सबका बराबर हक है। अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते एक ही वोट का भी आपको हक है कि आप वोट डालेंगे तो एक ही गिना जाएगा, और जो भी संसाधन है उस पे भी आपका बराबर हक है। 2024 अगर आप लोग जीत रहे हैं तो उसके बाद चुनाव होंगे कि नहीं देश में? 100% होंगे। और संविधान खत्म हो जाएगा। नहीं, विपक्ष का क्या है कि जब मैं तो सदन में भी देखा हूं और बाहर भी देख रहा हूं कि ये लोग मुद्दा छोड़ के और सिर्फ लोगों को गुमराह करने वाली बात ही करते हैं। ये मुद्दा छोड़ देते हैं और कैसे पब्लिक को गुमराह किया जाए, तो ये गुमराह करने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि संविधान की जो सबसे सही तरीके से सुरक्षा कर सकते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और वो कर भी रहे हैं। आप देखिए कि आजादी के बाद पहली जो राष्ट्रपति बनना चाहिए था वो बनना चाहिए था आदिवासी समाज से, पर इन लोगों ने कभी नहीं बनाया। प्रधानमंत्री जी ने बनाया। लेकिन ये लोग कहते हैं कि राम मंदिर में नहीं बुलाया, निमंत्रण नहीं दिया राष्ट्रपति जी को, मुझे कि वो आदिवासी थे, दलित थे। नहीं, ये भी वही मैं कह रहा हूँ, ये मुद्दा भटकाने की बात करेंगे, ये कुछ खाली कमियां निकालते हैं। सही बात है वो करेंगे नहीं। कि मंदिर का जब निर्माण हो गया और मंदिर से 10 दिन तक या जितना 11 दिन तक जो भी एक फास्टिंग करके और प्राण प्रतिष्ठा करनी थी, और मंदिर का जो समिति है उन्होंने प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया कि हम चाहते हैं कि आप जो है प्राण प्रतिष्ठा करें, तो प्रधानमंत्री जी आए। अब वो लोग कभी कहते हैं यहाँ मंदिर में नहीं बुलाया, कभी कहते हैं वहाँ नए सदन में नहीं बुलाया। अरे भाई, प्रोटोकॉल होता है ना, किसको कहाँ पे क्या करना है वो उस हिसाब से करते हैं। तो ये लोग खाली बस ऐसे ही मतलब बात करेंगे। अगर देश में वैक्सीन बन जाएगा, अपना वैक्सीन बन जाएगा, तो ये बोलेंगे मोदी का वैक्सीन है, नहीं लगवाना है, और खुद जाएंगे धीरे से लगवा लेंगे। लेकिन इस वक्त वैक्सीन की चर्चा हो रही है। एक रिपोर्ट आई है कि कोविडशील्ड जो बनी थी विदेश में, उससे हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने के बहुत ज्यादा, कंपनी ने खुद मान लिया है। नहीं, पर हमारे भारत में जो बनी थी वो तो सुरक्षित थी ना। हाँ, वो तो अभी उसका रिपोर्ट तो ठीक। हाँ, तो मुझे लगता है कि ऐसे महामारी के समय में जब पूरा दुनिया उसकी चपेट में आ चुका था, तो अगर हमारा देश बचा तो इसीलिए बच पाया कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कड़े डिसीजन लिए, और कड़े डिसीजन लेकर के, और वो दुनिया के सामने झुके नहीं। दुनिया चाहती थी कि भारत को झुका दें, क्योंकि भारत को अगर वैक्सीन बाहर से खरीदना पड़ता तो क्या हालत होती भारत की आज। लेकिन खुद का वैक्सीन बनाया, फ्री वैक्सीन सबको लगाया, सबकी जान भी बचाई और उनको राशन भी दिया। आज तक दे रहे हैं, आगे भी 5 साल देते रहेंगे। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति पर थोड़ा बात कर लें। जो आपसे बिछड़े थे वो फिर आ गए आपके साथ, चाहे राजभर हो, चाहे जयंत चौधरी जी हो, क्या देश के अलग अलग हिस्सों में भी सब साथ आ रहे हैं? तो क्या 400 पार इसी भरोसे पर जीता जाएगा कि जिन्होंने कुछ भी कहा मिला लेते हैं, चलिए ठीक है। राजभर ने क्या कुछ नहीं कहा 2017 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को? मुझे लगता है कि जब कोई भी दल चुनाव लड़ रहा होता है तो वो जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है। लेकिन अगर किसी भी दल को ये समझ में आ गया कि भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही होने चाहिए, वो अच्छा काम कर रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं, और फिर वो आना चाहता है, तो उसका स्वागत है, इसमें कोई बुराई नहीं है।
मैं तो ये भी कहता हूं कि जो अखिलेश यादव जी है, अगर वो अपने पिताजी की बात सुने होते सदन में, स्वर्गीय नेताजी ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबको साथ लेके चलने वाले प्रधानमंत्री हैं, तो हम तो चाहते हैं कि आप ही फिर प्रधानमंत्री बने। अच्छा। और जब उन्होंने कहा तो ये बात हमको समझ में आई, सबको समझ में आई कि भाई नेताजी भी कह रहे हैं और सब प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगे हैं, पर अखिलेश यादव उनको रोकने के लिए लगे हैं। उनको नेताजी की बात समझ में नहीं आई। उनको अगर समझ में आती तो वो भी, अगर उनको गठबंधन ही करना था तो वो आते एनडीए गठबंधन में कि भाई हम भी प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। प्रधानमंत्री जी की तेज रफ्तार से जो ट्रेन चल रही है, बुलेट ट्रेन चल रही है, उसके सामने ये खड़े हो रहे हैं कि हम रोकेंगे। भाई रोकोगे कि क्या होगा, देखो समय बताएगा। आपने जिक्र किया नेताजी का, अब चाचा की भी नहीं सुन रहे हैं। चाचा को बदायूं से टिकट दिया, उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो नहीं लड़ रहा, फिर बेटे को दे दिया, चाचा नाराज चल रहे हैं। आप लोग क्या लगता है कि परिवार में ही खटपट है तो पार्टी कैसे संभलेगी? देखिए क्या है, ये लोग एक और बात करते हैं, आप सुने होंगे कि जाति जनगणना कराओ, उसी पे आ रहा था। हाँ, ये क्यों बात करते हैं आपको पता है? बताइए आप लोग। उसका एक ही कारण है कि ये 5 अपने परिवार के लोगों को लड़ा रहे हैं। और अब ये भी जानना चाहते हैं कि जो आगे आने वाली इनकी पीढ़ी है, इनकी बेटी हैं, इनके बेटे हैं, हाँ, अब इनको लड़ाने के लिए कहाँ सुरक्षित है। तो इसलिए कराना चाहते हैं कि कोई एक सीट ऐसी पता चल जाए कि जहां पे एक विशेष जाति जो इन्हीं को जिताएगी उसका पता चल जाए और वहां ये अपना उनको भी सेट करे। ऐसा नहीं है कि ये जाति जनगणना करा के जाति के लिए कुछ करने वाले हैं। अच्छा। किसी के लिए कुछ करने वाले हैं, उसमें भी उनका अपना ही उद्देश्य है। पर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भैया क्यों तोड़ रहे हो, क्यों बांट रहे हो? सीधा इस देश में गरीब जाति है, किसान जाति है, युवा जाति है, महिला जाति है, ये 4 जाति है। ये चारों के लिए काम करो, सबके लिए काम हो जाएगा।